हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की वन शॉट वीडियो, है ना। काफ़ी शॉर्ट में हम इस चैप्टर की मेन पॉइंट्स की समरीज देखेंगे। आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी मात्र 20 से 25 मिनट में। देखिए, शुरुआत में आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि अगर कोई एलियन भी हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में जाने तो काफ़ी अमेज्ड हो जाएगा। इवन हम ह्यूमंस के लिए भी ये काफ़ी फैसिनेटिंग होता है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। उसके बाद कुछ डाटा दिया गया आपको, जैसे एंड्स के 20,000 स्पेसीज हैं, बीटल्स के 3 लाख हैं, फिशेस के 28,000 स्पेसीज हैं और ऑर्चिड्स के 20,000। उसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रोमोलिकुल्स विद इन द सेल से लेकर के बायोम लेवल तक हमें डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं, मीन्स डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैक्रोमोलिकुल से लेकर के बायोम तक की ये जो डाइवर्सिटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली हम 3 लेवल्स के डाइवर्सिटी की बात करेंगे, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक स्पेसीज डाइवर्सिटी और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है कि विद इन द स्पेसीज आपको डाइवर्सिटी देखनी है, मीन्स एक सिंगल स्पेसीज है और उसके जितने भी लोकल वेराइटीज़ हैं वो क्यों हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ जीन्स की डिफरेंस है, कुछ ना कुछ एलिलिक डिफरेंस है, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में काउंट होगा। जैसे रोवल्फिया वोमिटारिया, इससे आप एक केमिकल निकालते हैं रेसरपाइन, और ये इस रेसरपाइन केमिकल की जो पोटेंसी है या कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट रेंज के प्लांट में डिफरेंट होती है। डैट मीन्स उन प्लांट के रेंजेज में या उन प्लांट्स में कुछ ना कुछ जीन या एलिलिक वेरिएशंस हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ लगभग 50,000 स्ट्रेन्स हैं राइस के, 10,000 वेराइटीज़ हैं मैंगो के। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। देन स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज़ का होना। जैसे एज फॉर एग्जांपल एम्फीबियन की ज़्यादा स्पेसीज है वेस्टर्न घाट पे इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। उसके बाद अगर हम बात करें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स का होना, जैसे डेजर्ट का, रेन फॉरेस्ट का, मैंग्रोव्स का, कोरल रीफ्स का, वेटलैंड्स का, इन सब का होना। ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं। तो अगर हम इसके आधार पे कंपेयर करें तो इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू नॉर्वे। नाउ देन IUCN हमें बताती है कि लगभग 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं इस अर्थ पे। बट जो रोबोट में थे उन्होंने कहा कि नहीं, 7 मिलियन के अराउंड टोटल है। हालांकि उतनी डिस्कवर नहीं हुई है, डिस्कवर सिर्फ 1.5 मिलियन है, बट टोटल जो है वो 7 मिलियन के आसपास है। उसमें से हम 70% एनिमल्स देखते हैं। उस 70% एनिमल्स में भी 70% इंसेक्ट्स हैं। प्लांट्स और फंगी कंबाइंड सिर्फ 22% है टोटल के। वहीं पे जो फंगे है उसका नंबर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल इनके कंबाइंड नंबर से भी ज़्यादा है। प्रोकार्योट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जो भी मेथड्स हैं वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरी बात कि कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको हम लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे इंडिया 2.4% है वर्ल्ड्स लैंड एरिया की, बट जो डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन है हमारा वो लगभग 8.1% है टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी का। डेट्स वाई हम वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में काउंट होते हैं। हमारे यहाँ प्लांट्स के लगभग 45,000 स्पेसीज हैं और एनिमल्स का लगभग 2 गुना, मतलब 90,000 के आसपास। बट मैंने क्या कहा था कि हमने तो अभी तक सिर्फ 22% ही डिस्कवर किया है। डैट मीन्स अगर हम एस्टिमेट करें तो हमारे यहाँ लगभग 1 लाख प्लांट स्पेसीज होंगे और 3 लाख के आसपास एनिमल स्पेसीज होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल के तरफ बढ़ेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। जैसे ही आप इक्वेटर से पोल के तरफ बढ़ेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। जैसे कोलंबिया जो कि इक्वेटर के आसपास है, वहाँ पे 1400 स्पेसीज हैं बर्ड्स के। न्यूयॉर्क में अगर आप चले जाएंगे तो लगभग 105 होगा। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ है, मतलब आप पोल की तरफ और बढ़ रहे हैं, तो मात्र 56 है। वही हमारा इंडिया जो कि इक्वेटर के रेंज में आता है, तो वहाँ 1200 स्पेसीज हैं बर्ड्स के। उसके बाद एनसीईआरटी एक डाटा लिखती है कि इक्वेटर के आसपास जो भी कंट्रीज हैं उनके पास लगभग 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट होगा इन कंपेरिजन टू मिड वेस्ट USA कंट्रीज़ के कंपेरिजन में। ओके। उसके बाद अमेजन रेन फॉरेस्ट का डिस्कशन होता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और उसके कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपको। जैसे प्लांट्स के 40,000 स्पेसीज है वहाँ, फिश के 3,000, बर्ड्स के 1,300, मैमल्स के 427, एम्फीबियन के भी 427, रेप्टाइल्स के 378 और इन्वर्टिब्रेट्स के 1,25,000। आगे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी।
तो ट्रॉपिकल रीजन्स में डाइवर्सिटी हाई होने के 3 मेजर रीजन्स हैं। एक तो टेम्परेट रीजन्स में पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, ग्लेशिएशंस हुआ है, जिसके वजह से वहाँ काफ़ी डिस्टर्ब इन्वायरमेंट था। वही ट्रॉपिकल ज़्यादातर कांस्टेंट रहा इन्वायरमेंट, तो स्पेसिएशन होने में हेल्प मिली। दूसरी चीज़ कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ज़्यादा सीजनेबल नहीं होती है, प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है, तो एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिलने की वजह से निश स्पेशलाइजेशन बेहतर हो पाती है। और तीसरी चीज़, सोलर एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगी हायर डाइवर्सिटी को। ओके, नेक्स्ट, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट करके, वो साउथ अमेरिकन जंगल्स में घूम रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ, स्पेसीज के जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, कि स्पेसीज जो रिचनेस है वो एरिया बढ़ाने से बढ़ रही है। फिर उसी को अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, और अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूँ तो इक्वेशन हो जाएगा लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जैसा है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है आपकी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो जब आप इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो लॉग वाली ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन आती है ना। 2 ग्राफ है ना आपकी बुक में, एक तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो s इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z का है, और दूसरा आपकी ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन जो कि लॉग वाला ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान में रखना है, इक्वेशन ध्यान में रखना है। z की वैल्यू 0.1 टू 0.2 होती है। अगर हम किसी बड़े लेवल पे बात करें, मीन्स बड़े एरिया की बात करें, जैसे कि इंटायर कंटिनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो 0.6 से 1.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक डाटा दिया गया है एग्जाम्पल के लिए कि जो फ्रूगीफोरस बर्ड्स और मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उनकी अगर हम जेड देखें अलग अलग कंटिनेंट में, तो 1.15 के आसपास आएगा। आना भी था, क्योंकि आप जानते हैं इंटर कंटिनेंट में रेंज क्या है, 0.6 टू 1.2। फिर बात होती है कि ऐसे कम्युनिटीज जिसमें ज़्यादा स्पेसीज हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल कम्युनिटी होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है सर स्टेबल कम्युनिटी के क्या फीचर्स होनी चाहिए। तो ऐसे कम्युनिटीज़ में जो वेरिएशन है प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, रेसिस्टेंट या रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। जो भी ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसके अगेंस्ट वो या तो रेसिस्टेंट होना चाहिए या फिर रेजिलियंट होना चाहिए। थर्ड, रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पेसीज। और किसी भी एलियन स्पेसीज के लिए वहाँ इन्वेट करना इतना आसान नहीं होना चाहिए। दैट स्टेबल कम्युनिटी शुड रेसिस्ट द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज। ये 3 मेजर फीचर्स हैं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट था डेविड टिलमैन का, जिसको आप फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऐसे प्लॉट जिसमें प्लांट की स्पेसीज ज़्यादा है या ऐसा प्लॉट जिसमें स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला और साथ ही साथ हायर प्रोडक्टिविटी मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की, जिसमें कुछ नहीं है। इसमें उन्होंने क्या किया, बोला कि जो एरोप्लेन होती है उसको मैं इकोसिस्टम मान रहा हूँ और जो भी उसके पार्ट्स हैं रिवेट्स हैं उसको मैं स्पेसीज मान रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप रिवेट्स हटाते जाएंगे शुरुआत में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बाद में आपकी फ्लैट सेफ्टी घटती जाएगी। साथ ही साथ आप किस स्पेसीज़ को हटा रहे हैं, मीन्स कौन सी पार्ट हटा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग वो इफेक्ट होगा। अगर आप की स्पेसीज़ को हटा देंगे, मीन्स क्रिटिकल पार्ट को हटा देंगे, तो डैमेज ज़्यादा होगी। ओके, किसने दिया था वो याद रख सकते हैं आप, पॉल इरलिच ने। उसके बाद फिर एक टॉपिक आती है आपकी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें भर के एकदम डाटा दिया हुआ है आपकी बुक ने, है ना, और उन डाटा से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक डाटा है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जब ह्यूमंस इन्वेड किया तो वहाँ के लगभग 2000 बर्ड स्पेसीज एक्सटिंक्ट कर गए। फिर जो रिसेंट IUCN की डाटा है उसमें लगभग 784 स्पेसीज, कितने 784 स्पेसीज एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, या आप कह सकते हैं कि उनकी एक्सटेंशन हो चुकी है। लगभग 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इन्वर्टिब्रेट्स हैं, प्लांट्स 87 है ना। इनकी लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटेंशन हो चुकी है, इनकी एक्सटेंशन हो चुकी है। उसके अलावा हम अगर रेसेंट एक्सटेंशंस की बात करें तो यहाँ की मैच दी फ्लोइंग में ईयर्स आ जाते हैं कि डोडो कहाँ से एक्सटेंट हुआ था, मॉरिशियस से, क्वागा अफ्रीका हो गया, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया का हो गया और स्टेलर सिको रसिया का हो गया। ठीक है, साथ ही साथ 3 सब स्पेसीज टाइगर के एक्सटिंक्ट हुए हैं, जैसे बाली, जवान और कैस्पिया। लगभग 27 स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 20 ईयर्स में। 15,500 स्पेसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और लगभग 15,500 स्पेसीज अभी भी एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। उसमें से 12% बर्ड्स हैं आपके, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियन है और लगभग 31% आपका जिम्नोस्पर्म है। ओके,
उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बात करती है कि ह्यूमन के इवोल्यूशन से पहले भी 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है 6th, वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है अर्लियर मास एक्सटिंक्शंस के। और अगर कहीं पे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इसका मतलब है कि वो इकोसिस्टम लेस स्टेबल हो जाएगा। तो जो भी आपने स्टेबल कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पीछे, उस तीनों प्रॉपर्टी को रिवर्स कर देना है। जैसे प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रेसिस्टेंट, रेजिलियंस, ये सब कम हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन में वेरिएशन है वो भी बढ़ जाएगा। वही एनसीईआरटी लिखती है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर्ड रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस या इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस की, जिसमें इविल क्वार्टलेट की हम बात करेंगे। 4 मेजर पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तेजी से आप जानते हैं कई सारे फॉरेस्ट वगैरह को हम क्लियर कर रहे हैं, या फॉरेस्ट के बीच से एक हाईवे वगैरह बना दी जाती है, तो वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कई सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। फ्रैगमेंट्स में टूट जाने की वजह से जितने भी बड़े टेरिटरी रिक्वायरिंग एनिमल्स होते हैं, जिनको बड़ा टेरिटरी चाहिए रहने के लिए, उनको दिक्कत हो जाती है, या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। उसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोलते हैं। पहले ये अर्थ के टोटल एरिया का 14% था, लेकिन अभी ये मात्र 6% बचा है, और यहाँ तेज़ी से हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि क्लियर भी हम किस लिए कर रहे हैं, कि हमें वहाँ सोयाबीन की खेती करनी है, या हमें ग्रासलैंड तैयार करना है बीफ कैटल के लिए। और इसके लिए हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट को लगातार क्लियर किया है, वहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनको कट डाउन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा हम किलिंग कर रहे हैं स्पेसीज़ को डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और उसके वजह से लास्ट 500 ईयर्स में कई सारे स्पेसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, जैसे स्टेलर सीकॉ, पैसेंजर पिजन। इन सब का एक्सटिंक्शन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ है। आज मैरीन फिशेस का भी एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, जिसके वजह से वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पे ही आप कह सकते हैं। उनके कई सारे स्पेसीज ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड आपको दिया है एलियन स्पेसीज इन्वेजन, कि अगर किसी हैबिटेट में बाहर से कोई स्पेसीज आ जाए, उसके वजह से भी एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। और एक बेहतरीन एग्जांपल दिया है लेक विक्टोरिया का, जो आपके ईस्ट अफ्रीका में है। गौर से सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, यहाँ पे हमने क्या किया, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया। नाइल पर्च क्या है, यहाँ पे एलियन स्पेसीज है, जिसके वजह से जो लोकल चैचिल्ड स्पेसीज थी उसकी एक्सटिंक्शन हो गई, वो भी 1-2 नहीं, लगभग 200 स्पेसीज। उसके अलावा आप हमारे यहाँ भी देख सकते हैं कि अफ्रीकन कैटफिश क्लैडियस गैडीपेनस जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो हमारी लोकल कैटफिशेस हैं अब उनका नंबर कम होने लगा है। तो एलियन स्पेसीज इन्वेजन भी वन ऑफ द रीजन है एक्सटिंक्शन का। फोर्थ है को एक्सटिंक्शन, जिसमें एक स्पेसीज के एक्सटिंक्ट होने की वजह से जो उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, चाहे वो उसका प्रीडेटर हो, चाहे वो उसका पैरासाइट हो, तो अगर होस्ट एक्सटिंक्ट कर जाएगा तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है तो प्रे के एक्सटिंक्ट होने पे प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। ओके, तो ये 4 मेजर रीजन्स आपको ध्यान में रखने हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पेसीज इन्वेजन और को एक्सटेंशन। फिर बात आती है कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करें ही क्यों। इसमें आप 3 मेजर रीजन्स डिस्कस करते हैं, एक नैरो, एक ब्रॉड और एक इथिकल। नैरो रीजन्स में हम ये बोलते हैं कि जो भी हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, जैसे हम कई सारे ड्रग्स की ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स वगैरह से, मेडिसिन वगैरह ऑब्टेन करते हैं, लुब्रिकेंट्स ऑब्टेन करते हैं, डाई, रेजिन, ये सब ऑब्टेन करते हैं, या फाइबर कलेक्ट करते हैं आप। कई सारे जो आपके फूड्स हैं जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ये सब आप ऑब्टेन करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन्स में आ जाएगा। ब्रॉडली की बात करें तो ब्रॉड में आएगा बड़े लेवल की चीज़ें, जैसे आपको ऑक्सीजन मिलता है नेचर से, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, जो भी आपको एस्थेटिक प्लेजर मिलती है, या जो भी आप इकोसिस्टम सर्विसेज देखते हैं, जैसे सॉइल फॉर्मेशन, वो भी क्या है, इकोसिस्टम सर्विस है। क्लाइमेट रेगुलेशन इकोसिस्टम सर्विस है, वेदर रेगुलेशन इकोसिस्टम सर्विस है। तो ये सब ब्रॉड रीजन्स में आ जाएंगे। उसका आता है इथिकल आर्गूमेंट्स, कि हम भी एक स्पेसीज है और जो दूसरे स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो भी तो स्पेसीज है, और हम लोग साथ मिल के इस प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं, तो हमारा एक इथिक्स बनता है उनका प्रोटेक्शन करना। या आप कह सकते हैं कि उनकी जो हम एक्सटेंशन करवा रहे हैं ये इथिकली गलत है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम भी उनका केयर करें। और जैसे हमारे पास्ट जनरेशन्स ने हमें इतनी ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी दी है, हम भी यही बायोडाइवर्सिटी अगले जनरेशन को पास करें। ओके, फिर हमारी बात होती है हाउ डू वी कंजर्व, कि हम कंजर्व करेंगे कैसे। उसमें एक आता है इन सितु, मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ है उसको
वहीं कंजर्व कीजिए, और एक आता है इक सितु कि आप उसको वहाँ से निकाल के अपने देख रेख में उसकी आप केयर करिए और कंजर्व कीजिए। तो इन सितु में हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडेमिक स्पेसीज ज़्यादा होंगे, लोकल स्पेसीज ज़्यादा होंगे, और लगातार हैबिटेट लॉस भी हो रहा होगा। तो हम उस रीजन को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। पहले ये 25 थे, अब नए में 9 ऐड हो गया है, तो टोटल 34 हो गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है और श्रीलंका वाला रीजन है, साथ में इंडो बर्मा रीजन और हिमालयन रीजन, ये हमारे पास 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मात्र 2% है अर्थ लैंड एरिया का, लेकिन यहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम सिर्फ हॉटस्पॉट को कंजर्व कर लें, वहाँ की एक्सटेंशन को रोक दें, तो लगभग हम 30% मास एक्सटेंशन को रोक सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं सेक्टर्ड ग्रुप्स की। सेक्टर्ड ग्रुप्स ऐसे फॉरेस्ट होते हैं या ऐसे रीजन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लोकल ट्राइबल्स के रिलीजन के साथ, उनके कल्चर के साथ जोड़ दिया जाता है, ताकि वो खुद कंजर्व करे उसको और किसी को नुकसान भी ना पहुंचाने दे। इसमें आपके लिए जो रीजन्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, उसके बाद सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। आप गौर से पूरी बात सुनिएगा मेरी, सब याद हो जाएगा, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें इक सितु कंजर्वेशन की, जिसमें हम जूलॉजिकल पार्क्स की बात करते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क की बात करते हैं, या बोटनिकल गार्डन्स जहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाते हैं आप। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आप गैमिट्स वगैरह प्रिजर्व कर सकते हैं, एग, ओवा, स्पर्म, ये प्रिजर्व कर सकते हैं। सीड भी प्रिजर्व करते हैं हम सीड बैंक्स में, वो सब क्या है, इक सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद 2 समिट की बात की गई है, एक अर्थ समिट और एक वर्ल्ड समिट। जो अर्थ समिट हुई थी वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हुई थी, और सभी नेशंस ने ये सोचा था कि हमें जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन पे फोकस करना है। अर्थ समिट 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, रायो डी जेनेरियो। वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था, इसका भी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, जिसमें लगभग 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने ये प्लेज लिया था कि हम बायोडायवर्सिटी लॉस को 2010 तक कम कर देंगे। ओके, एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की है। ओके।